नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लासेस में। बीपीएससी मेन 69 के लिए आज अपना पहला टॉपिक है चंपारण आंदोलन। विस्तार से जानेंगे इस लेक्चर के बारे में। अब जो है प्रत्येक वीक जो है एक मेंस का टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे आज हमारा पहला टॉपिक है चंपारण आंदोलन। इसमें इसकी पृष्ठभूमि गांधी जी का चंपारण आगमन, चंपारण कृषि समिति, महत्व, आलोचनाओं इत्यादि के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसमें जो कई बिहार के प्रमुख नेता रहे उनके बारे में भी जानेंगे। बात करें इस लेक्चर के सोर्स की, तो देखिए इस लेक्चर का सोर्स है अपने काफ़ी फेमस टीचर हैं बिहार में, कई सारी उनकी पुस्तकें निकलती हैं, वो एक अधिकारी भी हैं। उनका एक मेंस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जो कि मेरे द्वारा लिया गया है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक है अपना चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले बात करेंगे आंदोलन की पृष्ठभूमि की। इसके अंतर्गत जो पहला कारण है ये है औपनिवेशिक नीतियां। कहता है कि औपनिवेशिक शासन के आरंभ होते ही देश में अनेक प्रकार की कर व्यवस्थाएं लागू की गई, जिनसे कि भारतीय किसानों का शोषण लगातार होता चला गया। औपनिवेशिक शासन के द्वारा कई प्रकार के अलग अलग रूप से कर जो है हमारे किसानों के ऊपर लगाए गए और उनसे मनमाने तरीके से वसूली की गई। कहता है कि औपनिवेशिक भू राजस्व नीति और कृषि का वाणिज्यीकरण जैसी व्यवस्था ने औपनिवेशिक शोषण को संस्थागत आधार प्रदान कर दिया। अलग अलग टैक्सेस लगाना, किसानों का शोषण करना, इनसे उन्हें काफ़ी जो है लाभ पहुंचा। भारतीय किसान काफ़ी कमज़ोर हुए, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते चले गए। उनकी आमदनी बढ़ी ब्रिटिश सरकारों की, और कहीं ना कहीं देखें तो ये अंत तक ये चीज़ चलता ही रहा। कहता है इसी के बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पूरक के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले चंपारण के किसानों की हालत कर के बोझ से दयनीय होती चली गई। फिर है तिनकठिया पद्धति का प्रचलन। इसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य जमीन के 15% भाग में, अर्थात 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा इतने जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य रूप से जरूरी कर दिया। इसके बदले किसानों को 1 एकड़ नील के लिए 6.5 रुपये मिलते थे। ये स्थिति थी उस समय में, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो की रिपोर्ट पर बढ़ा करके 13 रुपया कर दिया गया था। आपके पास जितनी भी ज़मीन हो उसका 15% या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी ही करनी है। बात करें अगर आप 1 एकड़ में नील की खेती करते हैं तो आपको 6.5 रुपया मिलेंगे, और फिर मार्ले मिंटो ने इसको 13 रुपया कर दिया। कृषक में असंतोष। धीरे धीरे चंपारण के किसानों में प्रतिरोध की भावना पनपने लगी, जिसके कई प्रमुख कारण थे। कारणों की अगर बात करेंगे तो देखिए, कहता है उन्हें अपने खेत में नील उपजाने के लिए बाध्य किया जाता था। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको खेती करना ही करना है। अगला जो कारण है, किसान गुस्सा गए, जिसका रीज़न है कि ज़बरदस्ती बहुत कम मजदूरी और बेगार के रूप में कार्य भी उनसे करवाया जाता था। कहता है यदि किसी कारण नील नहीं उपजाया जा सके तो उसके लिए भारी जुर्माना लगाया जाता था। किसी भी रीज़न बस अगर आप नील नहीं उपजा पाए तो आपके ऊपर फिर भी जुर्माना लगेगा, भले रीज़न प्राकृतिक हो या आपका शारीरिक हो, आपको जुर्माना देना ही है। फिर कहता है अनुबंध समाप्त करने के बदले अन्य करों में अत्यधिक जो है वृद्धि कर दी जाती थी। देखिए, कहता है कि नील की कृषि का असर मृदा की उर्वरा शक्ति जो है एवं फसल चक्र भी, इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, क्योंकि नील की खेती करने से जो मृदा की जो शक्ति होती थी, जो उर्वरा शक्ति होती थी, वह क्षीण होती थी।
इसलिए भी किसान नहीं करना चाहते थे। अगर उन्हें ठीक ठाक मुआवजा या उन्हें मजदूरी मिलती तो वो ज़रूर करते, लेकिन ना उन्हें ठीक ठाक मजदूरी मिलती थी, बल्कि उनका शोषण ही होता था। उनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवाई जाती थी। तो इस सब कारणों से जो है किसान में जो है प्रतिरोध की भावना बढ़ी। यही वह पृष्ठभूमि है जिसने नीलहों, गोरों और जमींदारों के प्रति असंतोष को जन्म दिया था। और जब इस असंतोष को दबाने में जमींदारों को औपनिवेशिक प्रशासन एवं न्यायपालिका का साथ मिला तो जमींदारों के प्रति असंतोष औपनिवेशिक सत्ता के प्रति असंतोष में रूपांतरित हुआ। इसमें देखिए जमींदारों की बहुत ही दोगली भूमिका थी। वे ही जो है अपने लोगों को परेशान करते थे, और जब उनके खिलाफ आवाज़ उठाया जाता था तो वे क्या करते थे, औपनिवेशिक प्रशासन एवं न्यायपालिका का साथ लेते थे, और दोनों मिल करके जो है भारतीय किसानों को प्रताड़ित किया करते थे अलग अलग रूप से। बात करेंगे किसानों की बढ़ती समस्याएं। कहता है हालांकि जर्मनी में कृत्रिम नील बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार होने के कारण 1893 से ही बिहार में नील का व्यवसाय जो है ये ह्रास पर था, क्योंकि जर्मनी में कृत्रिम नील बनाया जा चुका था। इसके बाद देखिए नीलहों ने धीरे धीरे किसानों को नील की खेती से मुक्त करना प्रारंभ कर दिया, और इसके बदले वे लगान की दरों में काफ़ी वृद्धि कर देते थे। उन्हें जब मालूम चल गया कि कृत्रिम नील आ चुका है तो धीरे धीरे जो है उन्होंने नील की खेती करने के लिए बाध्य करना कम कर दिया, लेकिन इसके बदले जो है वो और कोई टैक्स बढ़ा करके लगा देते थे। कहता है कि जिन क्षेत्रों में नील की खेती नहीं होती थी उस पर भी लगान में बढ़ोतरी की गई। कोठी वालों को अनैतिक पूर्ण कार्यों को रोकने वाला कोई नहीं था, जैसा कि कोठी वाले का अर्थात है जमींदार और ब्रिटिश। इनकी मनमानी को रोकने वाला बिल्कुल कोई नहीं था। जहां नील की खेती नहीं हो रही है वहां पर भी जो है टैक्स में बढ़ोतरी की गई। कहता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में उत्तर बिहार पर नीलहों का शासन था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि नील की जो खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर नीलहों का ही शासन चलता था, मनमानी चलता था। कहता है चंपारण में नीलहे अघोषित सम्राट थे। ये कई बार ऐसे ऐसे कर वसूलते थे जो रैयतों की वार्षिक लगान से ज़्यादा होता था। फिर कहता है कि रैयतों की इन समस्याओं को लोगों के समक्ष रखने में दैनिक समाचार पत्र बिहारी एवं प्रताप ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ध्यान रखना है, रैयतों की जो समस्याएं थी, जो नीलहे अघोषित सम्राट थे, ये किस तरह से जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनको प्रताड़ित करते थे, उसके बारे में उजागर किया बिहारी एवं प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने। बात करेंगे चंपारण प्रकरण एवं लखनऊ अधिवेशन। देखिए कहता है कि 1 दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में चंपारण के नीलहों एवं उनके रैयतों के संबंध पर प्रस्ताव पारित हुआ कि किस प्रकार जो है ये बिहार के किसानों को प्रताड़ित करते हैं। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां के रैयतों की दयनीय अवस्था को देखने का आमंत्रण दिया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी ने मार्च अप्रैल 1917 में चंपारण की यात्रा करने का आश्वासन भी राजकुमार शुक्ल को दिया था। तो चंपारण जो आंदोलन हुआ उसका बैकग्राउंड या उसकी आधारशिला इस लखनऊ अधिवेशन में ही पड़ी, जिसका प्रमुख कारण था कि कई बिहार के नेताओं का इसमें भाग लेना, और सबसे बड़ी बात राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मिलना। बात करेंगे गांधी जी का चंपारण आगमन। देखिए कहता है कि 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी का चंपारण आगमन हुआ।
चूँकि गांधी जी पहले ही राजकुमार शुक्ल को आश्वासन दे चुके थे और राजकुमार शुक्ल ने जो बातें गांधी जी को बताई थी उससे वो काफ़ी चिंतित हुए थे, इसलिए वे चंपारण आए। गांधी जी के आगमन के पहले ही गांधी जी आम जनों में काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी थी। क्योंकि आपको पता है 1915 में जब वे भारत लौटे थे तो उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि आप जो है अभी भारत को जानने के लिए भारत भ्रमण करें, भारत की स्थिति को जानें, और इसी जानने के क्रम में उनकी जो है लोकप्रियता बढ़ती चली गई। इसलिए उन्हें आम जन का काफ़ी सहयोग मिला। कहता है ऐसा नहीं है कि नील की खेती पर 1917 में पहली बार आंदोलन हुआ है, इससे पहले भी 1867 में, 1908 में और राजकुमार शुक्ल द्वारा 1914 में नीलहों के विरुद्ध आंदोलन हो चुके थे। कई सारे चंपारण से पहले भी आंदोलन हुए थे, लेकिन ये आंदोलन क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय थे। इनका प्रभाव देश के कुछ ही एक क्षेत्रों में था तो जिसे आसानी से दबा दिया जाता था। कहता है 1917 में गांधी जी के सशक्त हस्तक्षेप ने इस आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया। बिहार आने का गांधी जी का मुख्य उद्देश्य चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच करना तथा नीलहों से उनकी क्या शिकायतें थी, इन बात का अध्ययन करना था। आगे कहता है गांधी जी देखिए पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर से मिलकर सरकारी पक्ष को जानना चाहा, परंतु कमिश्नर ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। गांधी जी ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू आदि के साथ दरभंगा होते हुए गांधी जी चंपारण पहुंचे थे। देखिए कहता है कि चंपारण पहुंचने के बाद उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों पर हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लिया। गांधी जी के आगमन से किसानों में उत्साह का माहौल बना। ब्रिटिश नीलहे एवं अधिकारियों ने गांधी जी के प्रभाव को कम करने हेतु धारा 144 का प्रयोग करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। जिसके बाद देखिए वे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हुए और कहा कि हम किसानों की हालत जानने के लिए सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से आए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी कानून को तोड़ना पड़ा। चूँकि गांधी जी खुद एक बैरिस्टर थे, उन्हें कई सारे नियम कानून के वो खुद ज्ञाता थे, और जब उन्हें तिरहुत के कमिश्नर ने लौटने को कहा और उन्होंने इस बात की अवहेलना की तो लोगों में एक विश्वास जगा। लोगों को लगा कि हमारे लिए अगर कोई बोल सकता है, कोई लड़ सकता है तो यही आदमी है। इससे उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ा, लोगों का उन्हें और ज़्यादा सपोर्ट मिला। चूँकि जब सरकार दमनकारी नीति पर आती है तो वह कुछ भी उपाय लगाती है, तो 144 लगा दिया गया। जिसके बाद जज के सामने इन्होंने गांधी जी की जो कार्य करने के लिए चंपारण आए थे, गांधी जी ने जज के सामने कहा और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों कानून तोड़ा। कहता है इस तरह उन्होंने अपने ऊपर लगाए सभी आरोप को स्वीकार कर लिया। यह भारतीय राजनीति में एक अभिनव प्रयोग था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंततः लेफ्टिनेंट गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने मजिस्ट्रेट को मुकदमा उठाने का आदेश दिया। गांधी जी ने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर समझ रहा था कि अगर गांधी जी के साथ अभी कुछ अन्याय किया जाता है तो ये जो जनता उनके सपोर्ट में है ये उनके लिए भारी पड़ सकता है। इस वजह से जो है उन्होंने आदेश दिया कि मुकदमा को उठा लीजिए, मतलब हटा लीजिए। तत्पश्चात गांधी जी की यहाँ पर भी जीत हुई और एक एक छोटी छोटी जीत से लोगों का और ज़्यादा उनको सपोर्ट मिलने लगा था। धीरे धीरे सत्याग्रह का स्वरूप और तेजी से बढ़ने लगा। चंपारण के लगभग सैकड़ों गांवों की तकरीबन 13,000 रैयतों ने अपना बयान दर्ज करवाया। इस प्रकार गांधी जी ने बेतिया का भी दौरा किया और वहाँ के रैयतों की भी स्थिति जानने की कोशिश की थी। बात करेंगे चंपारण कृषि समिति का गठन। गांधी जी की बढ़ती के कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने
गांधी जी को रांची बुलाया। अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी के प्रभाव में ये आंदोलन जो है पूरे बिहार में बहुत ही तेज़ी से प्रस्फुटित हो रहा है, फैल रहा है तेज़ी से, तो मजबूरन उन्होंने जो है गांधी जी को मिलने के लिए उसे बुलाना पड़ा। गांधी जी से बातचीत के पश्चात एक जांच समिति जो कि है चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया गया। और ध्यान रखिएगा इस समिति के अध्यक्ष F.G. स्लाई थे। F.G. स्लाई पीटी में पूछ सकता है। और इस समिति के जो अन्य सदस्य थे उनमें गांधी जी स्वयं शामिल थे। उनके अलावा L.C. अदामी, राज हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह इत्यादि इसमें सदस्य थे। गांधी जी समिति को यह समझाने में सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि यह एक शोषणवादी व्यवस्था है जो औचित्यहीन है। साथ ही उन्होंने यह भी समझाया कि किसानों से अवैध रूप से पैसा वसूला गया है, उसके लिए किसानों को हर्जाना दिया जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और निलहों की अवैध वसूली का 25%, ध्यान रखिएगा 25% हिस्सा जो है ये रैयतों को लौटाने पर राजी हो गई। जो चंपारण एग्रियन समिति बनी थी जिसमें कि गांधी जी खुद सदस्य थे, उनके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण नेता इसमें थे। तो गांधी जी ने समिति के समक्ष बताया कि जो तिनकटिया पद्धति है ये कृषकों का शोषण कर रही है। शोषण के साथ साथ यह उनसे जो है मनमाने तरीके से टैक्स वसूल रही है। और अंततः जो है गांधी जी के अथक प्रयासों से समिति ने निर्णय लिया कि 25% जो है हिस्सा उन्हें किसानों को वापस किया जाएगा। बात करेंगे कुछ आलोचना की, तो देखिए क्या कहता है कि कुछ आलोचकों का कहना है कि गांधी जी ने 100% वापसी की मांग क्यों नहीं की, केवल 25% पर ही वे क्यों सहमत हो गए। तो इस संबंध में गांधी जी का कहना था कि 25% रकम वापस करना भी बगान मालिकों के लिए बड़ी बेइज्जती थी, जो आपसे किसी भी रूप में कभी भी कितना भी टैक्स ले लिया करते थे और आज उन्हें 25% लौटाना पड़ रहा है। ये उनके लिए बेइज्जती थी, उनकी एक बड़ी हार थी। इससे वे बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे। गांधी जी अपनी मांग के अनुरूप तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने और रैयतों को रियायत दिला पाने में सफल रहे थे। गांधी जी ने उस विजय को नैतिक रूप प्रदान किया, जबकि आलोचकों ने इसे महत्वाकांक्षा भरी नज़रों से देखा था। बात करेंगे महत्व की, तो देखिए क्या कहता है। यहीं से पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया, चंपारण से ही, तथा इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने किसानों का साथ दिया था। पहली बार जो आप कह सकते हैं कि कोर में, इंडिया के कोर में बड़े नेता और किसान जो है एक साथ मंच पर आए थे। चंपारण कृषक आंदोलन की सफलता ने बिहार के किसानों को जागरूक बनाया, क्योंकि इसके बाद भी आगे भी 1920 में, 30 में, 40 के दशकों में कई प्रकार के कृषक आंदोलन लगातार हुए। और इस आंदोलन को करने का जो जज्बा कह सकते हैं या हिम्मत कह सकते हैं, उसके पीछे रीजन था चंपारण में किसानों की जीत। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, श्री कृष्ण सिंह आदि के नेतृत्व में क्रमशः अधिकाधिक जुझारू और प्रभावी आंदोलन जो है ये होता चला गया। कहता है इस आंदोलन के दौरान गांधी जी को भारत के किसानों की समस्याओं को नज़दीक से समझने का अवसर मिला। गांधी जी खुद बड़े स्तर पर पहली बार जो लोगों से जुड़े, चंपारण के दौरान ही जुड़े थे, तो उन्होंने लोगों की समस्याओं को काफ़ी बारीकी से समझा। चंपारण में ही भारत में पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा एवं सत्याग्रह का पहला और सफल प्रयोग किया था। सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय कृषक संगठन की स्थापना करके किसान आंदोलन के दायरे को भारतव्यापी बना दिया था।
कहता है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के किसानों की सक्रिय भागीदारी रही। चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर बाद के अनेक किसान आंदोलन शुरू किए गए, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया, जैसे कि खेड़ा आंदोलन, अवध आंदोलन, बारदोली इत्यादि। तो ये था अपना चंपारण आंदोलन से संबंधित फैक्ट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।